गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार। स्वागत है आप सबका फोनिक्स एकेडमी के मेन चैनल पर। मैं हूं दुर्गेश मिश्रा और रोज की तरह से लेकर के आया हूं आपके लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर की क्लासेस। तो आप सब जल्दी जल्दी से जुड़ जाइएगा, जुड़ना मत भूलिएगा महत्वपूर्ण क्लासेस के लिए, क्योंकि आपके आज के क्वेश्चंस बहुत सारे इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा सीधे परीक्षा उपयोगी हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अवगत करवा दूं, अभी हमारे द्वारा एक नए नए कुछ बैचेस लॉन्च किए गए हैं आपके लिए। बैचेस क्या कुछ हैं उनके बारे में देख लीजिएगा। हाल ही में एक बहुत बड़ी भर्ती बिहार के अंदर आई। बिहार में आपके 10+2 स्तर से एक बहुत बड़ी भर्ती देखने को मिल रही है। ये भर्ती, आप एक बात ध्यान रखना, ये भर्ती आपके कोई फिजिकल आपको तैयार नहीं करना अलग से, कोई कुछ अलग से तैयार नहीं करना है। बस आप अपनी मेहनत करनी है आपको है, अच्छे तरीके से कंटेंट पर मेहनत करिएगा, रिवीजन पर मेहनत करिएगा। तो हमारे द्वारा ये थ्योरी बैच प्रॉपर लॉन्च करिएगा। इसका नाम क्या है बच्चे? इसका नाम दिया गया है आपका हाल ही में नालंदा बैच। क्या नाम दिया गया है इसका? बैच का नाम दिया गया है नालंदा बैच। तो ये नालंदा बैच जो है, नालंदा इसीलिए नाम दिया गया क्योंकि नालंदा ऐसी धरती से आती है। नालंदा ऐसा क्षेत्र है जहाँ से ज्ञान की नगरी नालंदा है, तो इसका नाम भी हमने नालंदा रखा है। ये प्रॉपर थ्योरी बैच है। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो आप इसे ले भी सकते हैं। बैच करना क्या होगा इसके लिए आपको, इस बैच को आप ले सकते हैं DM20 कोड यूज करने के बाद। अब ये 699 का है, तो DM20 जब आप कोड यूज करेंगे तो इसके ऊपर आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बच्चे? 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। करना बहुत सिंपल सा है, आपको DM20 कोड यूज करना है और DM20 कोड जैसे यूज करेंगे आपको 20% का छूट मिल जाएगा। इसके अलावा ये सितारों वाली भर्ती के लिए है, साहब 2.0 दरोगा भर्ती के लिए, बिहार दरोगा भर्ती के लिए, आपके लिए भर्ती के लिए बच्चे बैच है ये आपका। अगर आप बिहार दरोगा भर्ती की तैयारी करते हैं तो आने वाले समय में ये बहुत अच्छा और बहुत सटीक बैच आपके लिए होने वाला है। इसका भी मूल्य 899 रखा है, लेकिन आपको ये 899 का नहीं पड़ेगा यदि आप इसमें भी आप DM20 कोड को यूज करते हैं। तो DM20 कोड यूज करने के बाद आपको इसमें भी आपको 20% का डिस्काउंट बच्चे मिल जाएगा। तो अब ये 899 का नहीं, 20% का और डिस्काउंट आपको इसके ऊपर मिल जाएगा। बात करते हैं महत्वपूर्ण अपनी आज की करंट अफेयर की क्लास के ऊपर। तो यह व्यवस्थाएं आपको मिलेंगी कहाँ? तो गूगल प्ले स्टोर पर आप जाइएगा और अपना फोनिक्स एकेडमी उन्नाव एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और आपको ऐसा लोगो दिखाई देगा। इस लोगो के माध्यम से आप अपने ऐप को डाउनलोड करके ये जो बैचें हैं आपको परचेज आप कर सकते हैं, चाहे नालंदा हो चाहे साहब हो, ये बैचें। इसके अलावा यूपी स्पेशल भर्ती के लिए हमारे टीम के द्वारा एक चैनल लॉन्च किया गया। ये चैनल आपके प्रॉपर डेडिकेटेड फॉर यूपी एग्जामिनेशन। इनमें जो भी भर्ती परीक्षाएं आपकी आती हैं उन भर्ती परीक्षाओं की तैयारी आपको जल्द ही कराई जाएगी। इसके अलावा बात करते हैं महत्वपूर्ण कोड के बारे में। किसी का एहसान कितना ही छोटा हो उसे कभी मत भूलिएगा, और अपना एहसान कितना भी बड़ा हो उसे कभी जताइएगा नहीं। ये वो मूल सिद्धांत है जिसमें आपको नेकी कर दरिया में डाल जैसी बातें मैं आपको हमेशा कहता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत काम करता है आपके जीवन में भी। ठीक है, चलिए बच्चे बात करते हैं पहले सवाल की ओर। महिला हॉकी एशियाई चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल, अति महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि ये सवाल आपकी परीक्षा में सीधे और सटीक आएगा। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आप सबको। गुड मॉर्निंग गोल्डन बॉय, ऋतुराज, चितरंजन जी, संध्या, अनु, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। आ जाइए आप सभी लोग, आप सभी लोग आ जाइए, जल्दी जल्दी से उपस्थित हो जाइए जल्दी से। गुड गुड गुड, वेरी गुड बच्चे। आपको इसके सबके उत्तर देने बच्चे, जल्दी जल्दी से उत्तर दीजिएगा, क्या आ जाएगा इसका सही जवाब। तो ध्यान रखना, हाल ही में इसका जो आयोजन किया गया था बच्चे, पहली बात तो आपको यही ध्यान रखना पड़ेगा इसका आयोजन कहाँ किया गया था। तो इसका आयोजन किया गया था कहाँ पर? रांची में। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? अभी इसका आयोजन रांची में किया गया था। तो रांची में जो आयोजित किया गया आपकी प्रतियोगिता थी, रांची झारखंड में, आपको पता है इस प्रतियोगिता में किसने जीत दर्ज करी है? तो भारत के द्वारा इसमें अभी हाल ही में जीत दर्ज करी है। भारत ने किसको हरा दिया? ये महिला टीम के खेला गया। भारत ने जापान को हरा दिया है। आयोजन रांची में किया गया है, ध्यान रखना। और ये जो सविता पुनिया आपको दिखाई दे रही हैं, ये सविता पुनिया जो हैं आपकी, सविता पुनिया वर्तमान में, ये ध्यान रखना, सविता पुनिया भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है अभी वर्तमान में। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन है बच्चे? हॉकी टीम की कप्तान कौन है? तो आप कहेंगे हॉकी टीम की कप्तान, हॉकी टीम की कप्तान कौन है बच्चे? तो आप कहेंगे हॉकी टीम की कप्तान कोई और नहीं है, सविता पुनिया है वर्तमान में। ध्यान रखना, बहुत जरूरी सवाल है। हॉकी को 10 वर्षों के लिए किसने गोद ले रखा है? तो आप कहोगे हॉकी को 10 वर्षों के लिए, हॉकी को 10 वर्षों के लिए उड़ीसा राज्य ने, किसके राज्य द्वारा? आप कहेंगे उड़ीसा राज्य के द्वारा क्या लिया गया बच्चे? गोद लिया गया है। उड़ीसा के द्वारा गोद लिया गया है। हॉकी को कोई पूछ नहीं रहा था बच्चे उस समय। हॉकी को उड़ीसा द्वारा वर्षों के लिए
वर्षों के लिए उड़ीसा द्वारा गोद लिया गया। गोद का मतलब स्पॉन्सर अब यही करेगा, कौन करेगा? उड़ीसा। इससे पहले भी स्पॉन्सर उड़ीसा ही कर रहा होगा, इसलिए आप जब भी देखते होंगे वर्दी पर यहाँ पर उड़ीसा लिख करके आता होगा। इसीलिए नहीं लिख के आता है कि वो आपको ऐसे ही मन से लिख के आ रहा है, उड़ीसा उसको स्पॉन्सर करता है, ये ध्यान रखना। और उड़ीसा के अंदर ही राउरकेला जो स्थान पड़ता है, राउरकेला में क्या है बच्चे? भारत का सबसे बड़ा, क्या कहेंगे आप? भारत का सबसे बड़ा या विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम यहीं पर है। विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ पर है? तो आप कहेंगे राउरकेला में ही है सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम, है ना। और यहीं पर एक और स्टेडियम बहुत बढ़िया सा है, आप ध्यान रखना इस बारे में, क्या है? आप ये भी याद रख सकते हैं राउरकेला के अलावा, क्या? बिरसा मुंडा जी के नाम के ऊपर है, ये ध्यान रखना। राउरकेला वाला जो है वो बिरसा मुंडा जी के नाम के ऊपर है, धरती आबा के नाम से जाने जाते हैं, धरती मुंडा, बिरसा मुंडा, इन्हीं के नाम के ऊपर ये प्रॉपर आपका आयोजित किया जाता है। अब बहुत जरूरी बात बच्चे ये ध्यान रखना, यहीं पर एक और है कलिंगा स्टेडियम। कलिंगा स्टेडियम कहाँ पर आपसे पूछा जाए तो कलिंग स्टेडियम भी यहीं पर ही है, और यह स्टेडियम भी प्रॉपर हॉकी के लिए ही है। इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है, मेहनत कर लेना है। और एक बात ध्यान रखना, क्या कि ओलंपिक, जब आपके टोक्यो ओलंपिक हुए थे तो टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष टीम द्वारा क्या जीता गया था? तो टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक हॉकी में जीता गया था? तो आप कहोगे हॉकी में कांस्य पदक जीता गया था। कौन सा जीता गया था? हॉकी में कांस्य पदक जीता गया था। और कांस्य पदक, मुझे एक जगह और याद आ गया, अभी हाल ही में पुरुषों की टीम द्वारा जोहर कप कहाँ होता है? जोहर कप, तो आप कहते हो सर जोहर कप तो मलेशिया में होता है। किससे संबंधित है? हॉकी से ही संबंधित है। और इसमें भी क्या जीता? मलेशिया में जो आयोजित होने वाला आपका जोहर कप है, इसमें भी क्या जीता? तो आप कहते हो इसमें भी कांस्य पदक ही जीता है। बच्चे ये जरूर ध्यान रखना, पेपर में बहुत जरूरी वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। बिल्कुल आप सबके जवाब अभी सही आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चे, आप सबके उत्तर आ रहे हो, कमेंट बॉक्स में आपने बिल्कुल भर दिया और बिल्कुल सटीक जवाब आप सब दे रहे हैं, कोई समस्या नहीं है इसमें, कोई समस्या नहीं है। वेरी गुड, गुड बच्चे। आगे बात करें, अगले सवाल की ओर बात करते हैं। अगला सवाल देखो क्या आ जाएगा हमारे सामने। अगला सवाल है कि फाइड महिला ग्रैंड स्विस 2023 का टाइटल, महिला ग्रैंड स्विस 2023 का टाइटल भारत किस चेस खिलाड़ी ने जीता है? यानी कि किस चेस खिलाड़ी ने जीता हुआ है, आपको बताना है। क्या आ जाएगा इसका सही उत्तर? हरिका द्रोणावल्ली ने, आर वैशाली ने, या फिर आपको बताना है तानिया सचदेव, या आपको बताना है सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सानिया मिर्जा को कोई संबंध चेस से नहीं है, ध्यान रखना इस बारे में। क्या आ जाएगा इसका उत्तर? आपको जल्दी से बताना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये जो आपको बालिका दिखाई दे रही, इनका नाम है आर वैशाली। क्या नाम इनका? इनका नाम है आर वैशाली। और आर वैशाली ने भी क्या किया हुआ है? आर वैशाली ने भारत का सीना दोबारा ऊंचा किया है ग्रैंड स्विस 2023 का टाइटल जीतने के बाद, ठीक है। तो ग्रैंड स्विस 2023 का टाइटल किसने जीता? आर वैशाली ने जीता। आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा, डन, याद रख पाओगे? अब एक और जरूरी बात आपके लिए बहुत जरूरी रह जाएगी। क्या जरूरी रह जाएगी? आप ध्यान रखना इस बारे में कि आर वैशाली ने जीता है और आर प्रज्ञानंद उपविजेता रहे हैं। आप ध्यान रखना, विश्व चैंपियनशिप में, ठीक है, विश्व चैंपियनशिप में उपविजेता भी रहे थे यही आर प्रज्ञानंद, उपविजेता। मैग्नस कार्लसन ने इनको पराजित किया, लेकिन मैग्नस कार्लसन भी डरते हैं इनसे, ठीक है, आर प्रज्ञानंद से। और अभी हाल ही में आपसे ये कह दिया जाए कि भारत में शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहां किया गया था? तो आप कहोगे भारत में शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहां किया गया था? भारत में शतरंज ओलंपियाड का आयोजन तमिलनाडु में किया गया था। कहां किया गया था? तमिलनाडु में किया गया था। इसका शुभंकर बच्चे क्या था? इसका शुभंकर रखा गया था थंबी। ये सब सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, इन सवालों को नोट डाउन कर लीजिएगा। शुभंकर क्या था बच्चे? शुभंकर था इसका थंबी। शुभंकर क्या रखा गया? शुभंकर था थंबी, इसलिए जरूर ध्यान रखना इसका शुभंकर क्या है बच्चे? थंबी। शतरंज ओलंपियाड पेपर में बहुत पूछा गया, क्योंकि ये होना कहां था? ये होना था बच्चे आपका रशिया में, लेकिन रशिया में कॉन्फ्लिक्ट के कारण ये मामला दब गया और कहीं विरोधाभास के कारण ये मामला, इसका आयोजन कहां किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था कहां पर? भारत के अंदर, भारत में भी कहां? तमिलनाडु में, ठीक है। मामल्लपुरम जो स्थान है आपका, वहीं पर इसका आयोजन किया गया था, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। डन, वेरी गुड, क्या बात है, आप सबके उत्तर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अगले सवाल की ओर बात करते हैं बच्चे। अगला सवाल हमारा क्या आने वाला है? अगला सवाल हमारे सामने देख लीजिएगा क्या है। अगला सवाल हमारे सामने है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मुख्य चुनाव आयुक्त। बच्चे मुख्य चुनाव आयुक्त की जगह पर आप मुख्य सूचना आयुक्त कर लीजिएगा, क्योंकि चुनाव आयुक्त तो अभी वर्तमान में कोई नियुक्ति हुई ही नहीं है। तो मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर कौन नियुक्त हुआ है, आप बताइएगा। कौन हुआ है? हीरालाल सामरिया जी हुए हैं, विक्रम कुमार हुए हैं, विनय ओझा हुए हैं, या दिनेश पासवान। ये आपके पास 4 विकल्प आपके सामने दे रखे हैं, आप जल्दी से विकल्प में बताइएगा क्या आ जाएगा इसका सही जवाब। बोलिए क्या आ जाएगा इसका सही जवाब बच्चे? हाँ जी, हीरालाल सामरिया, विक्रम कुमार, विनय ओझा, या दिनेश पासवान। बिल्कुल 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 सही जवाब क्या आ जाएगा बच्चे? हीरालाल सामरिया। हीरालाल सामरिया आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये हैं हीरालाल सामरिया जी,
हीरालाल सामरिया जी। और जानते हो इंपॉर्टेंट क्या है बच्चे, हीरालाल सामरिया जो जी हैं वर्तमान में ये देश के पहले दलित व्यक्ति हैं, पहले दलित, ये इसलिए और इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त। कौन? मुख्य सूचना आयुक्त। अब एक सवाल हमारे पास आएगा कि इनकी नियुक्ति के संदर्भ में डेटा आप दे दीजिएगा। तो ध्यान रखना, मुख्य सूचना आयुक्त जो पहले दलित हैं, अगर हम कहें कि मुख्य सूचना आयुक्त कहां दे रखा है, तो भारत में सूचना का अधिकार, भारत में सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आया और इसी की धारा 13 ये कहती है कि इनका कार्यकाल इसी के अंतर वर्णित है और धारा 13 में ही इनकी विवेचना भी करी गई है, ये ध्यान रखना। बाकी ये कार्यप्रणाली इनके अनुच्छेद 19 के तहत चलती है और आर्टिकल 19 में जो जो बातें हैं उन्हीं के आधार पर इनकी कार्यप्रणालियां पूरी तरीके से रन करती हैं, ऑपरेट करती हैं। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, मेहनत के साथ करना होगा, सवाल आपका हैंडल हो जाएगा। राइट, तो हीरालाल सामरिया जी इस पद पर नियुक्त हुए हैं और इसका सही जवाब हीरालाल सामरिया जी ही है। और मैंने कई बार पहले भी आपको बताया है कि आपसे अगर कह दिया जाए कि नए पदों के बारे में, तो एक पद मैंने आपको बताया होगा मनोरंजन मिश्रा। तो मनोरंजन मिश्रा अभी हाल ही में कहाँ नियुक्त हुए हैं, तो मनोरंजन मिश्रा अभी हाल ही में आरबीआई के एमडी नियुक्त हुए हैं। आरबीआई के एमडी कौन बने हुए हैं, तो आपने कहा आरबीआई के सर एमडी बने हुए हैं, मैनेजमेंट डायरेक्टर, हिंदी में कहें तो प्रबंध निदेशक। तो प्रबंध निदेशक कौन बन गए हैं, तो आप कहेंगे प्रबंध निदेशक के पद के ऊपर कौन बना हुआ बच्चे, प्रबंध निदेशक पद पर कौन काबिज हुए, तो आप कहेंगे मनोरंजन मिश्रा। कहाँ हुए हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के भीतर। तो दोनों सवाल आपके इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो आपके हीरालाल सामरिया जी से हो या मनोरंजन मिश्रा जी से हो, दोनों सवाल आपके इंपॉर्टेंट हैं और वैसे ही हूबहू पेपर में भी आने तय हैं आपसे। मुझे पूरा भरोसा है आप कर लेंगे, कोई समस्या इसमें नहीं आएगी। चलिए अगले सवाल की ओर बात करते हैं बच्चे। अगला सवाल हमारे पास क्या दे रखा है, लिखा हुआ है कि साल 2025 में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप, 2025 में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत करेगा, बांग्लादेश करेगा, थाईलैंड करेगा या जापान करेगा? आपको सही विकल्प का चयन करना है। जल्दी से आपको उत्तर देना है कि भारत करने वाला है या बांग्लादेश करेगा या थाईलैंड करेगा या फिर जापान करेगा। कौन सा वो देश होगा इन चारों में से जो इसका मेजबानी रहेगा? बोलिए। एशियाई तीरंदाजी एशियन आर्चरी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आपको जवाब इसका देना है। बिल्कुल, तो अभी जिन बच्चों का जवाब आ रहा है मैं बिल्कुल जवाब पढ़ दे रहा हूँ, बिल्कुल जवाब उनके बच्चों के आने शुरू हो गए। बांग्लादेश में इसका आयोजन किया जाएगा बच्चे। कहाँ किया जाएगा? बांग्लादेश में किया जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, अगर भारत के अंदर मैं बात करूं, भारतीय तीरंदाजी महासंघ के अध्यक्ष, मैंने कई बार बता रखा है, भारतीय तीरंदाजी महासंघ के अध्यक्ष रटवा दूंगा मैं, ध्यान रखना इस बात को। भारतीय तीरंदाजी महासंघ के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है? तो आप कहते हैं महासंघ के अध्यक्ष हैं अर्जुन मुंडा साहब। कौन है अध्यक्ष? कौन है? अर्जुन मुंडा, अर्जुन मुंडा साहब हैं। और अर्जुन मुंडा से एक बात ध्यान रखना, वर्तमान में केंद्रीय जनजातीय मंत्री अगर आपसे कह दिया जाए, केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय कौन देख रहा है? तो केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री, केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय कौन संभाल रहा है? तो केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय भी इन्हीं अर्जुन मुंडा जी के पास में ही है। ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सवाल रह जाएगा, ये भी ध्यान रखना। ठीक, बांग्लादेश से मैंने कई एक सवाल आपको बता रखे हैं। बांग्लादेश में वर्तमान में शेख हसीना चर्चा में है। शेख हसीना को भी हाल ही में टाइम्स पत्रिका द्वारा सर्वाधिक शासन करने वाली महिला के रूप में भी काउंट किया है। टाइम्स मैगजीन ने क्या कहा है? टाइम्स पत्रिका ने क्या कहा हुआ है? सबसे लंबा शासनकाल वाली महिला, सर्वाधिक महिला, बतौर महिला सर्वाधिक शासनकाल के मामले में इन्हें नॉमिनेट किया है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। टाइम्स पत्रिका बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। टाइम्स पत्रिका हर बार टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर निकालती है। तो व्लादिमीर जेलेंस्की को 2022 के लिए चुना गया था, क्योंकि युद्धों के कारण चर्चा में रहे थे जेलेंस्की। अभी 23 का अनाउंस हुआ नहीं है, 23 का जब अनाउंस होगा तो आपको 23 की भी जानकारी हम देंगे। और इसके अलावा अगर हम बात करें, हम यहाँ पर कुल 3 ट्रेनों का संचालन करते हैं भारत के द्वारा। कौन कौन सी? एक ट्रेन है मैत्री एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस का संचालन करते हैं हम, मैत्री एक्सप्रेस। और इसके अलावा बंधन एक्सप्रेस, और एक एक्सप्रेस और है मिताली एक्सप्रेस। ये सारी ट्रेनें इनके बीच में ही चलती हैं, दोनों देशों के बीच में, भारत और किसके बीच में? भारत तथा और आप कहोगे बांग्लादेश के बीच में। इसके अलावा जरूरी बात आपको यह भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि दोनों देश अलग अलग युद्धाभ्यास, जैसे संप्रति हो गया, बोंगो सागर हो गया, इन अभ्यासों में भी भाग लेते हैं। और बतौर ये दोनों देश बिम्स्टेक और सार्क जैसे संगठन का अटूट हिस्सा हैं। एक्चुअली बिम्स्टेक का तो मुख्यालय भी यहीं पर ही है। तो ये दोनों बातें ध्यान रखना, दोनों बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। और बांग्लादेश और आपके इंपॉर्टेंस अगर घटनाक्रम में जाने तो इनकी शेख हसीना जी की जो पुत्री हैं नजमा, तो अभी उनको भी चयनित किया गया है WHO के जो साउथ आपका एशिया
जो उसके मैनेजमेंट डायरेक्टर के रूप में चुना गया है डब्ल्यूएचओ ने साउथ एशिया के परिप्रेक्ष्य में। तो ध्यान रखना उनकी पुत्री ही है वो, उनको चुना गया, ये भी ध्यान रखना, मैंने आपको पढ़ा रखा है सवाल। बांग्लादेश से ध्यान रखना, एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं कि भारत और बांग्लादेश मैत्री दिवस कब मनाते हैं। ये सवाल मुझे आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि भारत और बांग्लादेश मैत्री दिवस कब मनाते हैं। मैत्री दिवस दोनों देश कब मनाते हैं, ये सवाल आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं। मैत्री दिवस कब मनाया जाता है, इसका सही और सटीक जवाब आपको देना है। कब और कैसे मनाया जाता है ये भी आप मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बात करते हैं बच्चों। अगला सवाल क्या आने वाला है आपके लिए। अगला सवाल है कि हाल ही में किस क्षेत्र में गेको की एक नई प्रजाति की खोज करी गई है। तो ये एक प्रकार की मछली जैसा, आपको माफी चाहूंगा, आपको छिपकली जैसा दिखाई दे रहा है। तो गेको की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है। थार के मरुस्थल में खोजी गई है, पूर्वी घाट में खोजी गई है, पश्चिमी घाट तमिलनाडु के क्षेत्र में खोजी गई है, या रेगिस्तान दे रखा है, यहाँ पर रेगिस्तान करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे लिख लीजिएगा पूर्वी घाट में खोजी गई है। कहाँ खोजी गई, आप पूर्वी घाट ऑप्शन दे रखा है, माफी चाहूंगा। चलिए आप तीन ही विकल्प में से चयनित कर दीजिएगा, बोलिए क्या आ जाएगा इसका सही जवाब। थार का मरुस्थल, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, इनमें से कहां पर, बोलिए। तो ध्यान रखना अभी हाल ही में ऐसी जो बातें आपको सामने मिली हुई हैं वो कहां पर मिली हुई बच्चे, तमिलनाडु के अंदर। अभी तमिलनाडु के पश्चिमी घाट में इस प्रकार की चीजें आपको देखने को मिली हैं, ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना पड़ेगा। और जरूरी बात यह है कि पश्चिमी घाट में गेको की तो प्रजाति मिली है, गेको के अलावा यहाँ कुछ और भी खोजा गया था। चंद दिनों पहले मैंने आपको कराया था और कल रिवीजन क्लास में भी मैंने आपको करवा रखा था क्या, कि पश्चिमी घाट पर ही अभी हाल ही में नई मशरूम की प्रजाति देखी गई है। पश्चिमी घाट पर नई मशरूम की प्रजाति भी देखी गई है, नई मशरूम की प्रजाति खोजी गई। तो पूछ सकता है आपसे कि नई मशरूम की प्रजाति कहां देखी गई है, तब भी आप कहेंगे नई मशरूम की प्रजाति पश्चिमी घाट पर देखी गई है। अब कुछ बच्चों को लगता होगा सर पश्चिमी घाट क्या होता है, तो देखो ध्यान रखना इस बारे में क्या, कि जब भारत के मैप में आप जब देखते हो तो भारत के मैप में आप ऐसे देखते हो, ये आपका कैसा छोर है, ये पूर्वी तट है और ये आपका पश्चिमी तट है, ये आपका पश्चिमी तट है। और पश्चिमी तट के समानांतर गुजरात राज्य से चल करके एक श्रेणी चलती है जिसे आप क्या कहते हो, आप इसे ही कहते हो बच्चे क्या, पश्चिमी घाट कहते हो। तो ये पश्चिमी घाट का विस्तार अलग अलग राज्यों में है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ गुजरात में भी देखने को मिल जाता है आपको, महाराष्ट्र में भी देखने को मिल जाता है, कर्नाटक में भी देखने को मिल जाता है, गोवा में देखने को मिल जाता है, केरल में मिल जाता है, ठीक है, केरल में मिल जाता है और तमिलनाडु में मिल जाता है। शुरुआत आपकी ध्यान रखना किससे हो जाती है, शुरुआत हो जाती है आपके गुजरात राज्य से। तो इन राज्यों में इसका विस्तार देखने को मिलता है, क्योंकि ये सब पश्चिमी तट पर अपनी सीमाएं साझा करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यहीं पर वही संबंधित सवाल बच्चे पूछा गया है। तो पश्चिमी घाट पर मशरूम की नई प्रजाति खोजी गई थी। और महाराष्ट्र के भूभाग के ऊपर मैंने आपको एक सवाल और बताया था कि महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट के अंतर्गत ही आपको निचला बेसाल्ट पठार खोजा गया था, एक पठार खोजा गया था, निचला बेसाल्ट निर्मित पठार। बेसाल्ट पठार की खोज कहाँ करी गई थी, तो आप कहोगे यहीं पर। निचला बेसाल्ट पठार की खोज बच्चे कहाँ करी गई थी, तो आप कहते हो महाराष्ट्र के भाग में ही खोजी गई थी। तो ये वो सवाल हैं बच्चे, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट हैं। भारत के अंदर जब बायोडाइवर्सिटी की बात करते हो तो भारत में बायोडाइवर्सिटी आपके पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में बहुत ज़्यादा है। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, यानी जीवों की विविधता, डिफरेंट स्पीसीज, अलग अलग प्रजातियों के जीव आपको देखने को मिल जाएंगे, नई नई चीज़ें देखी जाएंगी जिनके ऊपर अभी भी खोज चल रही है। देखिए अभी आपने ये देखा, ये एक प्रकार की नई खोज है, गेको जो है ये प्रकार की नई खोज है, दिखाई दे रहा है छिपकली जैसा आपका, लेकिन ये एक छिपकली का वंशज या इस तरीके से कह सकते हो। ये चीज़ें आपकी क्या है, नई नई खोजें ही हैं, अभी इनके बारे में काम चल रहा है और अच्छे तरीके से खोजी जाएंगी और जानकारी इनके बारे में बटोरी जाएगी। बिल्कुल डन, हाँ बिल्कुल 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 बच्चे, ठीक है, डन डन, वेरी गुड। समझ आ रहा है बच्चे आप सभी को सारे सवाल, डन। चलिए आगे बात करते हैं, अगले सवाल के बारे में बात करते हैं। अगला सवाल देखिए क्या दे रखा है। अगला सवाल दे रखा है गंगा उत्सव के 7वें संस्करण, गंगा उत्सव के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है। तो जो गंगा उत्सव है इसका जो 7वां संस्करण है इसका बच्चे आयोजन कहाँ किया गया है, नई दिल्ली में किया गया है, पटना में किया गया है, लखनऊ में किया गया है या अहमदाबाद में किया गया है। तो आपको सटीक जवाब देना है कहाँ इसका आयोजन किया गया है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है आपको जल्दी से बताना है बच्चे। नई दिल्ली, पटना, लखनऊ, अहमदाबाद। देखिए जब गंगा के बारे में बात आती है तो आप एक बात तो बहुत दिमाग में ही आ जाती है क्या, कि गंगा का उद्गम हम कहते हैं गंगोत्री से होता है। कहाँ होता है, गंगा का उद्गम गंगोत्री हिमनद से होता है। और हम ये भी जानते हैं, हमें पढ़ाया जाता है कि गंगा मूल रूप से कहाँ से निर्मित होती है, तो हम कहते हैं देवप्रयाग से। देवप्रयाग का मतलब क्या हुआ बच्चे, देवप्रयाग में ही आकर के आपकी अलकनंदा, देवप्रयाग में ही आपकी एक तो अलकनंदा नदी है और एक कौन सी है, अलकनंदा के साथ में भागीरथी। ये दो नदियां आपकी यहीं पर ही मिलती हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से सीखना होगा। अलकनंदा भागीरथी कहाँ, यूके के आपके उत्तराखंड के देवप्रयाग में मिलती हैं और यहीं से मिलने के बाद ये नदियां क्या कहलाती हैं, ये नदियां दोनों मिलने के बाद गंगा का प्रॉपर ओरिजिन होता है। गंगा की कुल लंबाई मान्यता मानी जाती है 2525 किलोमीटर की लंबाई है,
ठीक है, जिनमें सबसे लंबा विस्तार उत्तर प्रदेश में लेती है। अगर मैं यूपी के बारे में बात करूं तो यूपी किनारे आप ध्यान रखना, यूपी में प्रवेश कहाँ से करती है, यूपी में प्रवेश करती है बिजनौर जनपद से, और निकलती कहाँ से है, तो निकलती है बच्चे बलिया से, और बलिया के बाद ये बिहार में प्रवेश कर जाती है। ये भी आप ध्यान रखना, बलिया से निकास होता है, तो आपसे निकास पूछे तो आप कहेंगे बलिया से, प्रवेश पूछा यूपी में तो आप कहेंगे बिजनौर में। और इसके अलावा ये भी ध्यान रखना इस बारे में बच्चे क्या, कि गंगा के बारे में पूछा था, गंगा मैदानी भागों में कहाँ से आती है, तो गंगा मैदानी भागों में उतरती है हरिद्वार से, हरिद्वार हरिका द्वार, तो वहीं से उतरती है। तो यानी कि इसका उत्तर अभी आप कमेंट बॉक्स में भी आप उत्तर दे रहे हैं नई दिल्ली। जिन बच्चों ने नई दिल्ली उत्तर दिया उनका बिल्कुल जवाब सही है। वैसे आपको बता दूं जानकारी के लिए, नई दिल्ली जो आपका शहर है वो खुद स्वयं किस नदी किनारे है, न्यू दिल्ली नई यमुना के किनारे स्थित है। कहाँ है, यमुना तट पर स्थित है, यमुना के तट पर स्थित है। और ये ध्यान रखना उत्तराखंड में इन नदियों को सास बहु नदियों के नाम से जाना जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यमुना तट पर स्थित आपकी कौन सी है, नई दिल्ली। पटना गंगा के किनारे है, पटना गंगा के किनारे है, आप जानते हैं, ठीक है। एक दिन समय ऐसा था कि गंगा नदी के ऊपर यहीं पर ही सबसे ऊंचा सबसे लंबा पुल बना हुआ था, महात्मा गांधी सेतु, लेकिन समय बदल गया। जब समय बदला तो बाद में मामला ये आया कि असम का जो ढूला सादिया पुल है वो भारत का वर्तमान में सबसे लंबा पुल है, लगभग 9.5 समथिंग है। तो ये आप ध्यान रखना, वो भारत का इस समय वर्तमान में सबसे लंबा पुल है, जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, लोहित के ऊपर बना हुआ है। अब लखनऊ की बात करें तो लखनऊ शहर आपका गोमती नदी के किनारे है, ये ध्यान रखना। ये पेपर में पूछा जाता है कि कौन सी नदी के तट पर है, गोमती नदी के तट पर है, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये वो सवाल हैं गंगा के बारे में परिप्रेक्ष्य में जो अक्सर घूमते हैं परीक्षाओं में, अक्सर आपके पेपर में चलते हैं। तो ये एक 7वां संस्करण है जिसका आयोजन दिल्ली में किया गया, ये जरूर आप ध्यान रखना। इस सवाल का उत्तर नई दिल्ली ही होगा, बाकी जो भी अधिशेष बातें हमने कर ली हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बच्चे बात करते हैं। अगला सवाल हमारा क्या होने वाला है, अगला सवाल हमारे सामने दे रखा है वो ये कि सीबीआई के संयुक्त निदेशक पद पर कौन नियुक्त हुआ है। मनोरंजन मिश्रा नियुक्त हुए हैं, कोप्पू सदाविश मूर्ति या राकेश मधुकर नियुक्त किए गए हैं। तो आपको सही जवाब देना है, क्या आ जाएगा इसका सही जवाब, बोलिए बच्चे। सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर के पद पर कौन काम कर रहा है, ठीक है, बोलिए क्या आ जाएगा इसका जवाब बच्चे। देखिए मनोरंजन मिश्रा से मैंने अभी आपको एक सवाल बता रखा है, रिसेंटली मैंने आपको बताया था। मनोरंजन मिश्रा अभी वर्तमान में आरबीआई के क्या हैं बच्चे, आरबीआई के प्रबंध निदेशक हैं। अभी मैंने आपको कराया, बहुत समय नहीं हुआ, प्रबंध निदेशक हैं। कौन है, प्रबंध निदेशक हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अब आप ये तो विकल्प से चले गए हमारे पास जो आंसर सही आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा प्रवीण मधुकर का। किसका आ जाएगा बच्चे, प्रवीण मधुकर का। तो जिन बच्चों का जवाब प्रवीण मधुकर है वो सब एकदम बढ़िया और एकदम सटीक उत्तर कर रहे हैं, उनमें कोई समस्या नहीं। प्रवीण मधुकर इज द राइट आंसर आप सबके लिए, और जो भी बच्चे दे रहे हैं वो सब बिल्कुल सही जवाब आप दे रहे हैं, ठीक है। चलिए एक घर के लिए आपके लिए सवाल छोड़ रहा हूं, ये तो हो गए ज्वाइंट डायरेक्टर। सीबीआई के निदेशक कौन है ये आप मुझे बताएंगे, सीबीआई के निदेशक कौन है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सीबीआई के निदेशक कौन है बच्चे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और आपके कमेंट को मैं अक्सर पढ़ता हूँ, ध्यान रखना इस बात को, आपके कमेंट को मैं पढ़ता हूँ। तो सीबीआई के निदेशक कौन है ये मुझे आप बताएंगे कमेंट बॉक्स के भीतर। तो प्रवीण मधुकर इज ज्वाइन एज अ ज्वाइंट डायरेक्टर इन सीबीआई। तो ध्यान रखना इनके बारे में, ये अलग अलग क्वेश्चंस दोनों बनते हैं, दोनों क्वेश्चंस अलग अलग रूप से हैं, दोनों क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से पूछे जाएंगे, बेहतर ढंग से सवाल को करिएगा। चलिए बात करते हैं अगले सवाल की, और अगला सवाल हमारे लिए क्या दे रखा है। अगला सवाल दे रखा है हाल ही में किस संगठन ने संस्था ने प्रोजेक्ट कुशा को शुरू किया है। प्रोजेक्ट कुशा क्या है, कैसे काम करेगा, क्या कुछ बातें, हम सारी बातें करेंगे। विकल्प हमारे सामने दे रखे हैं, इसरो के द्वारा, या आईआईटी बॉम्बे के द्वारा, या फिर आईआईटी मद्रास के द्वारा, या आईआईटी या डीआरडीओ के द्वारा। आपको सही उत्तर देना है किसके द्वारा शुरू किया गया, और क्या है आपका डीआरडीओ के द्वारा शुरू किया गया या किसके द्वारा शुरू किया, आपको बताना है। बहरहाल प्रोजेक्ट कुशा क्या है, ये सारी बातें, ओके। कमेंट बॉक्स में तेजी के साथ उत्तर गिरिएगा, क्या आ जाएगा इसका सही जवाब, बिल्कुल। देखिए मैं आपको बता दूं, आपने इजराइल के बारे में सुन रखा होगा। इजराइल की एक प्रणाली है बच्चे आयरन डोम, इजराइल की एक प्रणाली का नाम है जिसका नाम है आयरन डोम, ठीक है। तो इजराइल की एक प्रणाली का नाम क्या है, इजराइल की प्रणाली का नाम क्या है, इजराइल की एक प्रणाली है जिसकी प्रणाली का नाम क्या है बेटा, आयरन डोम। आयरन डोम क्या करता है, आयरन डोम अगर कोई मिसाइल या कोई भी रॉकेट से हमला होता है तो वो क्या करता है, रोक देता है उसे। आयरन डोम किसी भी मिसाइल या रॉकेट के हमले को निष्क्रिय कर देता है, मिसाइल या रॉकेट हमले को
रोक देता है। इसी के लिए आयरन डोम जाना जाता है, ठीक है, आयरन डोम इसलिए जाना जाता है। लेकिन आयरन डोम के लिए हमने इजराइल की जो प्रणाली है उसके ऊपर काम करना शुरू किया, और भारत के अंदर इससे भी अच्छा आयरन डोम बनाया जाएगा, और उसे नाम दिया गया है प्रोजेक्ट कुशा। प्रोजेक्ट कुशा के तहत बनाया जाएगा। और बना कौन रहा है, तो मैंने आपको कई बार बताया, सेना के लिए जो भी काम करते हैं वो डीआरडीओ करते हैं। सेना के लिए रिसर्च संबंधित कार्य सब डीआरडीओ ही करता है। दो सवाल, दोनों सवाल पेपर में बहुत महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट ढंग से पूछे जाते हैं। अब डीआरडीओ के बारे में मैंने कई बार आपको बता रखा है कि अभी डीआरडीओ ने अभी हाल ही में एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से क्या किया। ये उड़ीसा का द्वीप है, इसका पुराना नाम व्हीलर द्वीप है, आपको मैंने बता रखा है, ठीक है। पुराना नाम क्या है, व्हीलर द्वीप है, बताया ना मैंने आपको, उड़ीसा में स्थित है ये। और यहीं से भी हाल ही में प्रलय प्रलय सतह से सतह मार करने वाली जो प्रणाली है, सतह से सतह मार करने वाली, पूछा जाता है सतह सतह है कैसी है। इसकी क्षमता कितनी थी, मैंने आपको क्षमता बताई थी, 350 से लेकर के 500 किलोमीटर। हालांकि विस्तार इसका किया जाता है 700 किलोमीटर तक, लेकिन बहरहाल क्षमता आप ध्यान रखना। का परीक्षण अभी हाल ही में किया है, क्या किया था, परीक्षण किया था, आपको बताया था इस बारे में। और डीआरडीओ के बारे में भी आपको मैंने बता रखा है क्या, कि डीआरडीओ की जब कभी स्थापना के बारे में पूछे तो आप कहेंगे डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को ही, मुख्यालय दिल्ली में ही है। तो आपको बहुत ज़्यादा दिमाग इसके ऊपर लगाना नहीं है। समीर कामत वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। कौन है सोचिए, समीर कामत। समीर कामत वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, या महानिदेशक है। डीआरडीओ के चीफ कौन है, डीआरडीओ के चीफ बच्चे आपके हैं कौन, समीर कामत। एक जरूरी बात, डीआरडीओ के आदर्श वाक्य पेपर में खूब पूछे जाते हैं, तो बलस्य मूलम विज्ञानम, यानी बल का मूल क्या है, विज्ञान है। इसलिए ध्यान रखना, बलस्य मूलम विज्ञानम किसका आदर्श वाक्य, जब कभी पूछे तो आप बता सकते हैं कि डीआरडीओ का सर आदर्श वाक्य है, और बेहतर ढंग से बता पाएंगे। यहाँ एक विकल्प इसरो का दे रखा है, तो आप इसरो से सवाल भी ले सकते हैं कि इसरो की स्थापना कब हुई बच्चे। तो इसरो की स्थापना हुई, आप कहोगे कि इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई। कब हुई, 15 अगस्त 1969 को हुई। बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है, ये आप जरूर ध्यान रखना कि बेंगलुरु में इसका क्या है बच्चे, मुख्यालय है। बेंगलुरु के अंदर मुख्यालय है, इसलिए पेपर में ये बहुत पूछा जाता है, बहुत जरूरी सवाल है यहाँ से निकल करके आने वालों में से। डन, वेरी गुड। एस सोमनाथ इज द चीफ ऑफ इसरो, ये 10वें क्रम के चीफ हैं, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, पेपर में ऐसे सवाल आपके बनेंगे, राइट। चलिए अगले सवाल की ओर बात करते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा, अगला सवाल हमारे सामने दे रखा है कि किस विदेश मंत्री जामरी अब्दुल कादिर अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर आए हुए हैं। ये जो व्यक्ति आपको दिखाई रहे, इनका नाम है जामरी अब्दुल कादिर। मलेशिया के हैं, थाईलैंड के हैं, वियतनाम के हैं, या सिंगापुर के हैं। आपको इनके बारे में जवाब देने हैं कि कौन से देश के पहली बार ऐसा हो रखा है जो अपनी यात्रा पर ये आधिकारिक रूप से आए हुए हैं। कौन आए हुए हैं जल्दी से बताइएगा। तो देखो ध्यान रखना, अभी हाल ही में ये कहाँ के राष्ट्राध्यक्ष हैं या कहाँ के संबंधित इनका है। बिल्कुल आप सबके कमेंट अलग अलग आ रहे हैं बच्चे, आप सही ढंग से उत्तर करिएगा। क्या आ जाएगा इसका जवाब, तो आप कहेंगे इसका जवाब आ जाएगा मलेशिया। क्या आ जाएगा जवाब, मलेशिया आ जाएगा, ये ध्यान रखना। अब रही बात ये यात्रा पर आए हैं, क्यों आए हैं, तो जाहिर सी बात है अपने विदेशी संबंध जब अच्छे करने होते हैं एक दूसरे देशों को, तो ये प्रयास करते हैं कि एक दूसरे के देशों में जाया जाए और एक देश दूसरे के देशों में जाकर के अपने अच्छे राजनीतिक संबंधों को स्थापित किया जाए, जिससे समस्याएं आगे समय में ना हो। ये एक वो प्रक्रिया है जिसमें बहुत ज़्यादा जरूरत बन जाती है कि एक दूसरे की समझ और एक दूसरे की सहायता से लिए, तो ये बहुत जरूरी है बच्चे। मलेशिया जामरी अब्दुल कादिर जो है अपनी पहली यात्रा पर दिल्ली आए हुए हैं, ठीक है। यहीं से मेरे मन में एक सवाल है जो मैं आपको दूंगा कि मलेशिया के नए राजा कौन बने हुए हैं। मलेशिया के नए राजा अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि अभी मलेशिया के नए राजा कौन बने हुए हैं, राइट। तो मलेशिया इसका सही उत्तर आ जाएगा। थाईलैंड से सवाल हमारे पास क्या आ सकते हैं, अभी थाईलैंड भी चर्चा में था। क्यों चर्चा में था, तो थाईलैंड ने अभी हाल ही में 10 नवंबर से, माफी चाहूंगा, 10 नवंबर से भारतीयों को फ्री वीजा कार्यक्रम शुरू किया है। भारतीयों के लिए फ्री वीजा कार्यक्रम की शुरुआत करी है। यानी फ्री वीजा कार्यक्रम इसलिए क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले समय में यहाँ पर भी छुट्टियां शुरू होने वाली हैं, तो भारत के लोग कहीं ना कहीं विदेश यात्रा का प्लान बनाएंगे। तो अभी 10 नवंबर से थाईलैंड ने क्या किया हुआ है, फ्री वीजा पॉलिसी की शुरुआत करी है, ठीक है। ध्यान रखना, थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, ये भी ध्यान रखना, बैंकॉक। और थाई बहत यहाँ की करेंसी है, ठीक है, थाई बहत यहाँ की मुद्रा है। तो राजधानी और मुद्रा दोनों ध्यान रखना। और अगर हम बात करते हैं बेटा मलेशिया के बारे में, तो रिंगिट वहाँ की करेंसी है, मलेशियन रिंगिट, और साथ ही साथ मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। ये बात आपको मुझे पता होगी, ऐसा मुझे भरोसा है। वियतनाम के बारे में जानते हो, वियतनाम की राजधानी है हनोई, मुद्रा यहाँ की डॉग है, इसलिए बड़ी फेमस रहती है कि डॉग कौन से देश की मुद्रा है, तो डॉग वियतनाम की मुद्रा है। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है, और सिंगापुरियन डॉलर यहाँ की मुख्य करेंसी है। इसके बारे में भी आप अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा, राइट। चलिए मुझे भरोसा है आप कर भी लेंगे और सवाल सारे आप याद भी कर पाएंगे। समझ में आ रही बातें बच्चे, समझ में आपको आ रही हैं,
चलिए बहुत बढ़िया, बहुत प्यारे से सारी सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। वेरी गुड। अगला देखिए आपका सवाल दे रखा है, अगला सवाल हमारे सामने क्या दे रखा है बच्चे, पढ़िए सवाल को। लिखा हुआ है, युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावास के शोधन को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 5 नवंबर को मनाया जाता है, या 6 नवंबर को मनाया जाता है, 7 नवंबर को, या फिर 8 नवंबर को? कब मनाया जाता है इसका आपको जवाब देना है, जल्दी जल्दी से जवाब दीजिएगा। बोलिए बच्चे, क्या आ जाएगा? वेरी गुड, गुड, वेरी गुड। चलिए बढ़िया, तो आपका उत्तर बिल्कुल सटीक आ रहा है। क्या आ जाएगा इसका उत्तर? तो बिल्कुल 6 नवंबर। जिन बच्चों का जवाब आ रहा है उन बच्चों का जवाब बिल्कुल 6 नवंबर ही इनका सही है, कि ये दिन युद्ध और सशस्त्र संघर्ष के में पर्यावरण के शोषण को, पर्यावरण का नुकसान नहीं होना चाहिए, कि आप लड़ाई लड़ते हैं तो उसके कारण आपके पर्यावरण को नुकसान हो, ऐसी लड़ाई ना हो, ऐसी समस्याएं ना रहें, इसके लिए मनाया जाता है, आप ध्यान रखना। चलिए अब हम नवंबर माह के कुछ महत्वपूर्ण डेज हैं उनके बारे में एक सूची तैयार कर लेते हैं, क्या कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट डेटा है, क्या कुछ अपनी चीजें बात में कर सकते हैं, सारी बातें ध्यान रखना। देखिए शुरुआत करते हैं 1 नवंबर से। तो 1 नवंबर बच्चे वो दिन है, 1 नवंबर वो दिन है जब आप भारत में 8 राज्य और 5 केंद्र शासित राज्य यानी 5 यूटी आपका क्या मनाते हैं? अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं अपना स्थापना दिवस? तो आप कह सकते हैं सर अपना स्थापना दिवस मनाते हैं 1 नवंबर को। कब मनाते हैं बच्चे? 1 नवंबर को। तो हम पहला दिन अपना लेके चलते हैं 1 नवंबर को। दूसरा दिन की अगर हम बात करें अपना, 1 नवंबर को अपने 8 राज्य और 5 केंद्र शासित राज्य मनाते हैं। उनमें से हरियाणा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरला भी है, कर्नाटका भी है, राजस्थान भी है, ये सारे दिन, तमिलनाडु भी है, सारे दिन मनाए जाते हैं। और इसके अलावा 1 नवंबर को ही आपका विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। तो विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? तो आप कहेंगे सर विश्व शाकाहारी दिवस भी 1 नवंबर को ही मनाया जाता है, यानी 1 नवंबर को वेजिटेरियन डे मनाते हैं, वो भी विश्व स्तर पर मनाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। और 1 नवंबर ही वो दिन है जब, आप ये ध्यान रखना, मिर्गी एक रोग है, मिर्गी की जागरूकता के लिए इसे बनाया जाता है। मिर्गी जागरूकता दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं हम 5 नवंबर पर। 5 नवंबर को एक दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। मैंने करंट अफेयर में आपको करा रखा है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। सुनामी भाषा किस भाषा का शब्द है? ये भी बताया था, जापानी भाषा का से। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस बच्चे मनाया गया कब? ये मनाया गया आपका 5 नवंबर को। तो 5 नवंबर को एक महत्वपूर्ण दिन आपका ये भी रहा। इसके अलावा अगर हम बात करें और महत्वपूर्ण दिनों की, तो 5 नवंबर को आपका अगर ये हो गया, तो आप ये ध्यान रखना 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता, राष्ट्रीय, ये जरूर ध्यान रखना, 7 नवंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। मैं आपके कमेंट देख रहा हूँ, आप सब उत्तर दे रहे हैं, लेकिन मुझे अभी एक क्रमबद्ध तरीके से खत्म कर लेने दीजिए, उसके बाद बात करेंगे। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। डन। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 7 नवंबर को। 7 नवंबर को ही शिशु सुरक्षा दिवस भी मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक, शिशु सुरक्षा दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। शिशु सुरक्षा दिवस, शिशु सुरक्षा पर भी आधारित जो दिन है वो इसी दिन मनाया जाता है। अगर हम बात करते हैं बच्चे 8 नवंबर को, तो 8 नवंबर को विश्व शहरीकरण दिवस, 8 नवंबर को विश्व शहरीकरण दिवस, विश्व शहरीकरण दिवस। और आपको एक दिन और बताया था, क्या बताया था? विश्व रेडियोलॉजी दिवस। रेडियोलॉजी दिवस भी कब मनाते हैं आप? रेडियोलॉजी दिवस भी इसी दिन मनाते हैं बच्चे। विश्व रेडियोलॉजी दिवस भी आपका इसी दिन मनाते हैं। विश्व रेडियोलॉजी दिवस भी हम इसी दिन सेलिब्रेट करते हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी चीज, 9 नवंबर की जब बात करते हैं तो आप जानते हो 9 नवंबर को क्या मनाया जाता है बच्चे? 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस मनाते हैं। 9 नवंबर को यूके का स्थापना दिवस मनाते हैं। मनाते हो ना उत्तराखंड का स्थापना दिवस? 9 नवंबर को उत्तराखंड का स्थापना दिवस मनाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा 6वां महत्वपूर्ण दिन नवंबर में हो गया। अन्य दिनों की अगर बात करें 9 नवंबर के अलावा, तो ये भी ध्यान रखना कि 9 नवंबर को आपका विज्ञान और शांति का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह की शुरुआत हर साल होती है। ये 9 से 14 नवंबर के बीच में मनाया जाता है, बहुत जरूरी है, पेपर में अक्सर देखा जाता है, इसलिए ध्यान रखना। ठीक है, अगला बात करते हैं 11 नवंबर को। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। और यह राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो देश के पहले
क्या थे बच्चे? देश के पहले शिक्षा मंत्री थे और सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, ये भी ध्यान रखना। आगे अगर बात करें, 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है 12 नवंबर को? विश्व निमोनिया दिवस। विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? महत्वपूर्ण दिन ही बता रहे हैं बच्चे हम। निमोनिया डे कब मनाते हैं? तो आपका होते हैं विश्व में 12 निमोनिया दिवस आपका 12 तारीख को मनाते हैं। और महत्वपूर्ण दिवस की अगर बात करें तो और महत्वपूर्ण दिवस भी आपके हैं, आप जानते हैं। 14 नवंबर को देश में हमारे बाल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 14 नवंबर को बाल दिवस। तो ये महत्वपूर्ण दिवस है बच्चे, जिनके बारे में आप तैयारी अगर बना लेंगे तो अच्छे तरीके से कर लेंगे, कोई समस्या नहीं होगी। 15 नवंबर को आप जानते हैं, 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? झारखंड राज्य का 15 नवंबर को आपका स्थापना दिवस मनाया जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। 15 नवंबर को क्या मनाया जाता है? झारखंड राज्य का स्थापना दिवस। 15 नवंबर को क्या मनाते हैं? झारखंड का स्थापना दिवस। झारखंड का स्थापना दिवस कब मनाते हैं? तो झारखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है आपका? आप कहते हो सर 15 नवंबर। 9 नवंबर को हमने क्या मनाया? आपने कहा उत्तराखंड का स्थापना दिवस। समझ में आ जाएगा आपको, हो जाएगा। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस। 16 नवंबर को क्या होता है? 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस। राष्ट्रीय प्रेस दिवस, ध्यान रखना, 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस आपका मनाया जाता है। और 19 नवंबर की अगर बात करें तो 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस। विश्व शौचालय दिवस। और इसी दिन आपका याद होता है मेंस डे। बहुत बुरा समय है कि पुरुष दिवस भी शौचालय दिवस पर मनाया जाता है, ठीक है। तो 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस और विश्व पुरुष दिवस इसी दिन मनाया जाता है बच्चे। याद रख पाओगे? याद कर लेना, कोशिश करना कि याद हो जाए आपको। तो विश्व पुरुष दिवस और विश्व शौचालय दिवस दोनों ही महत्वपूर्ण है, दोनों जरूरी सवाल आपके लिए है, ठीक है। विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को होता है। 20 नवंबर को क्या होता है? विश्व बाल दिवस होता है। तो आप याद कर सकते हैं, इसी में ही होते हैं दोनों दिन, नवंबर महीने में ही विश्व बाल दिवस। याद हो जाएंगे इतनी बातें तो याद ही हो जाएंगे, क्या ही दिक्कत है, आप आराम से कर ही लेंगे, है ना। आराम से कर लेंगे आप सभी लोग, कोई समस्या नहीं आएगी। डन। आगे बात करें बच्चे, आगे ध्यान रखना एक बहुत महत्वपूर्ण दिन आ जाता है आपका 24 नवंबर को। क्या? 24 नवंबर को तेग बहादुर की शहादत दिवस मनाते हैं। गुरु तेग बहादुर, क्या मनाते हैं हम? गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर की क्या मनाते हैं बच्चे? गुरु तेग बहादुर जी की हम शहादत दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? शहादत दिवस। शहादत दिवस मनाते हैं, ये ध्यान रखना। शहादत दिवस 24 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करना चाहें, 26 नवंबर एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। क्या? 26 नवंबर आपका, 26 नवंबर आपका क्या है बच्चे? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय संविधान बनकर के तैयार हुआ था ना 1949 में, और इसी दिन बच्चे हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? इसी दिन हम सेलिब्रेट करते हैं आपका राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। दोनों सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों सवाल अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। वो एक ही दिन पे मनाया जाता है, इसलिए वो एक ही दिन में आप कर पाएंगे, ठीक है, एक ही दिन में कर पाएंगे। और 27 नवंबर को, एक्चुअली 27 नवंबर क्या एक दिन और होता है, जब आपसे कभी पूछ ले कि नवंबर के चौथे सप्ताह में जो शनिवार पड़ता है वो हमेशा, हमें रविवार, माफी चाहूंगा, रविवार जो पड़ता है वो एनसीसी का स्थापना दिवस होता है, हमेशा नवंबर के चौथे चौथे आपके रविवार को, ठीक है। चलिए, तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण दिवस थे जो मैंने आपको क्विकली रिवीजन करवा दिए। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, अच्छे तरीके से आप कर भी लेंगे, कोई समस्या आपको नहीं आएंगी। हो जाएंगी ये सारी चीज़ें, याद हो जाएंगी आपको, हो जानी चाहिए बच्चे, याद हो जानी चाहिए। तो एक बार दोबारा रिवीजन कर लेते हैं हम जल्दी जल्दी से। क्या कि हमने कहा कि 1 नवंबर को हमने 8 राज्य और 5 केंद्र शासित राज्यों का स्थापना दिवस मनाया। 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया। और साथ ही साथ हमने शिशु सुरक्षा दिवस भी मनाया। 8 नवंबर को विश्व शहरीकरण और विश्व रेडियोलॉजी दिवस मनाया। 9 नवंबर को यूके का स्थापना दिवस मनाया। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया। और 12 नवंबर को विश्व सिनेमा दिवस मनाया। और 14 नवंबर को हमने सिनेमा नहीं, माफी चाहेंगे, निमोनिया दिवस। और 14 नवंबर को मनाया बाल दिवस। 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस। 19वां शौचालय दिवस, 19 तारीख को हमने विश्व शौचालय दिवस। और इसी दिन विश्व पुरुष दिवस होता है, दोनों दिन याद रखना। 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस। 24 नवंबर को तेग बहादुर जी की शहादत दिवस। और 26 नवंबर को संविधान दिवस और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। ये दोनों दिन आप अच्छे तरीके से कर लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो अब जल्दी से ही मिलेंगे और जल्दी से आप सब रिवीजन कर लीजिएगा। घर के लिए एक सवाल आपके लिए है, क्या सवाल क्या है आप लिख लीजिएगा जल्दी से।
घर के लिए सवाल क्या है आपके लिए? तो घर के लिए सवाल आपको, आप क्वेश्चन में आपको बता दे रहा हूँ क्या करना है आपको। घर के लिए सवाल क्या है आपका, गृह कार्य क्या है, आप पता करके आएंगे। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है, ये आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय मुझे देंगे, अपनी प्रतिक्रिया देंगे, तो आप जल्दी से बता दीजिएगा कि कब मनाया जाएगा। डन, कब मनाया जाएगा, आप जल्दी से बता दीजिएगा क्या आ जाएगा इसका सही जवाब, तो आप कहेंगे। चलिए, घर में कमेंट बॉक्स का मैं आपका इंतजार करूंगा, आपके कमेंट बॉक्स में देखूंगा कि क्या कुछ रह गया आपका। तो चलिए, आप सबने अच्छे त्यौहार मना ही लिया होगा और जल्दी जल्दी से चीज़ें और भी हो जाएंगी। तो मिलते हैं कल फिर से एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, आसपास सफाई रखें और बने रहें हमारे साथ। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।